आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम मोहन यादव का कांग्रेस पर तीखा हमला, भगवान राम के नाम से अरुचि और राम मंदिर विरोध का लगाया आरोप। दीप जलाने की अनुमति न मिलने से मदुरै में व्यक्ति ने किया आत्मदाह, मौत के बाद सांसद सुधांशु त्रिवेदी की कड़ी प्रतिक्रिया। सूरत में 26 से 29 दिसंबर तक राष्ट्रीय आदिवासी व्यापार मेले का होगा आयोजन, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल करेंगे उद्घाटन। मनरेगा योजना के नाम बदलने पर आदित्य ठाकरे का सरकार पर हमला, आधी रात में बिल पास करने और रोजगार घटाने का आरोप। घाटकोपर में बीजेपी विधायक पराग शाह का विवादित व्यवहार, ऑटो चालक को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल, विपक्ष हमलावर। खबर इंदौर से है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष का काम विरोध करना है। उन्होंने विगत भारत गारंटी विधेयक यानी रोजगार एवं आजीविका मिशन को लेकर कांग्रेस की भगवान राम के प्रति अरुचि पर सवाल उठाया। मुख्यमंत्री यादव ने यह भी बताया कि मूल रोजगार गारंटी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में शुरू की गई थी और बाद में चुनाव के संदर्भ में इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि विपक्ष का काम विरोध करना है और हमारा काम काम करना है। हम सभी जानते हैं कि ये योजना NRGA के नाम से शुरू की गई थी। चुनाव के संदर्भ में इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया। मुझे अभी तक समझ नहीं आया है कि कांग्रेस पार्टी को भगवान राम के नाम से इतनी अरुचि क्यों है और आखिर वो किस बात से नाराज हैं। आगे वो ये भी कहते हुए नजर आए कि पहले विपक्ष ने राम मंदिर निर्माण में बाधा डाली थी। उदाहरण के तौर पर जब शिलान्यास समारोह हुआ था तब वो वहां गए ही नहीं थे। सब जानते हैं कि मूल रूप से नरेगा के नाम से वो स्कीम प्रारंभ हुई थी। चुनाव को परिप्रेक्ष्य में इनने महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ा और मैं आज तक नहीं समझ पाया कि कांग्रेस को राम जी के नाम से चिढ़ क्यों है, किस बात के उनको गुस्सा रहता है। पहले भगवान राम के मंदिर के मामले में अड़ंगे लगाए, जो भगवान राम के मंदिर का भूमि पूजन हुआ तो उसको अवॉइड किया। भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हुआ। आज तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी दर्शन करने नहीं है और हम उस पर बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के मदुरै में दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति न मिलने की वजह से 40 साल के पूर्णचंद्रन ने आत्महत्या कर ली। वो तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी के पास पेरियार प्रतिमा के निकट पुलिस बूथ में घुसा और खुद को आग लगा ली। गंभीर रूप से झुलसे पूर्णचंद्रन की अस्पताल में मौत हो गई। अब इस मामले को लेकर बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। तमिलनाडु के मदुरई में एक बहुत दुखद और हृदय विदारक घटना हुई है, जब वहां पर परंपरागत रूप से दीप जलाए जाने की हिंदू परंपरा को न होने देने के से दुखी होकर चंदन नाम के एक युवक ने आत्मदाह कर लिया है। यह घटना झकझोर देने वाली है कि भारत में, स्वतंत्र भारत में, इस सेकुलर पॉलिटिक्स के कट्टरपंथी वोटों की हवस की आग में क्या अब हिंदू युवकों को जलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? इंडी गठबंधन के दलों के मन की हिंदुओं के प्रति घृणा और उस घृणा से उपजी राजनीति अब एक बहुत बड़ा, भयानक और विभत्स रूप लेती जा रही है, जहां एक तरफ एक आम आदमी पार्टी के नेता सदन के पटल पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में आपत्तिजनक शब्द बोलते हैं, तो एक तृणमूल कांग्रेस का नेता भगवान श्री राम को मुस्लिम बताने लगता है। तो आंध्र के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी मुस्लिम मतलब कांग्रेस बोलने लगते हैं और डीएमके के नेता हिंदू धर्म को कोरोना और वायरस बताने लगते हैं। जो घटना आज हुई है वो दर्शाती है कि तमिलनाडु में इंडी गठबंधन ने जो एक कॉन्फ्रेंस की थी, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, अर्थात हिंदू धर्म का समूल नाश, सारा इंडी गठबंधन और डीएमके की स्टालिन सरकार लगता है उस योजना पर अब बहुत।
गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सूरत जिले का दौरा करेंगे, जहां अंबिका तालुका के वसराई में 26 से 29 दिसंबर तक राष्ट्रीय आदिवासी व्यापार मेला आयोजित किया जाएगा। ये देश का सबसे बड़ा जनजातीय उद्योग मेला और सांस्कृतिक महोत्सव होगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल करेंगे। मेले का उद्देश्य आदिवासी कला, संस्कृति, स्वरोजगार और उद्योगों को राष्ट्रीय पहचान दिलाना है। साथ ही आदिवासी कारीगरों और व्यवसायियों को एक मंच प्रदान कर बाजार से जोड़ना है। इस मेले में 90 पारंपरिक आदिवासी भोजन स्टॉल के साथ साथ 1000 से ज्यादा व्यापारिक उद्यमी भाग लेंगे। साथ ही यह आयोजन 10,000 से ज्यादा कारोबारियों, उद्यमियों और बिजनेस मालिकों को जोड़ने वाला एक बड़ा नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। यहाँ पर नरेश पटेल क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुनिए। का आयोजन वसराई तालुका अंबिका जिला सूरत किया गया है और ये कार्यक्रम 26 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलने वाला है। 400 से ज्यादा स्टॉल्स आने वाले हैं। उसमें 100 से ज्यादा ट्रेडिशनल फूड, परंपरागत खाद्य वानगी जो है, खाना खजाना है, उसका स्टॉल्स है। दूसरा जो स्टॉल्स है वो रूरल सेक्टर में जो रोजगार मिल रही है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से जो प्रदूषण नहीं फैलाता है और पर्यावरण को सुरक्षित रखता है, ऐसे जो उद्योग है, ये उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये स्टॉल्स आ रहे हैं। और ये पूरा आयोजन में गुजरात सरकार का आदिजाति विभाग और भारत सरकार का आदिजाति विभाग सहयोग दे रहा है। और ये दूसरी जो खास बात है कि भारत देश की सबसे प्राचीन संस्कृति, तो उसको उजागर करने के लिए, जतन करने के लिए रात्रि को सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है। और खास तो बेरोजगार की समस्या बढ़ रही है और उसके लिए हमने 4 दिन तक बेरोजगारों के लिए उसको मार्गदर्शन मिले, तालीम और आर्थिक सुविधा प्राप्त हो, उसके लिए हमने पूरा इंतजाम किया है। भारत का सबसे बड़ा आदिवासी उद्योग मेला सूरत डिस्ट्रिक्ट और हमारे जो नए तहसील बना है अंबिका, ये अंबिका में एक वसराई करके गांव है, वहाँ पे होने वाला है। 26 से 29 तारीख तक ये मेला चलेगा। ये मेला के अंदर पूरे भारत में से 400 से भी ज़्यादा स्टॉल लगने वाले हैं। इसमें हमारी प्राचीन परंपरा भी होगी। हमारी आदिवासी समाज के पास जो हुनर है, ये हुनर के हिसाब से जो भी चीज़ बनाते हैं, ये चीज़ भी देखने मिलेगी वहाँ पे नई पीढ़ी को। और हमारे समाज के प्रमुख ने बताया, इस हिसाब से मैं भी बोलता हूँ कि हमारे पास शिक्षा है लेकिन स्किल की कमी है। तो पुराना मेला से भी हमको ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला है कि नई पीढ़ी को स्किल तरफ जो जोड़ना चाहिए, तो ऐसे मेले की भी बहुत ज़रूरत है। खबर मुंबई से। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गुट के युवा नेता आदित्य ठाकरे ने मनरेगा योजना के नाम बदलने को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि सरकार को गांधी नाम से इतना डर क्यों लगता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले जो डेली रोजगार लोगों को मिल रहा था, उसे भी सरकार कम कर रही है। सबसे बड़ा सवाल उठाते हुए आदित्य ठाकरे कहते हुए दिखाई देते हैं कि सरकार ने ये बिल आधी रात को कब और कैसे पास किया, ये भी जनता के सामने स्पष्ट होना चाहिए। मुंबई में मीडिया से बातचीत करते हुए आदित्य ठाकरे ने मुंबई समेत पूरे राज्य में होने वाले लोकल बॉडी चुनावों को लेकर कहा कि ये शिवसेना के लिए सिर्फ अस्तित्व की लड़ाई नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने की भी बेहद जरूरी लड़ाई है। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े हिजाब हटाने के मामले पर भी आदित्य ठाकरे ने कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी महिला के चेहरे पर मास्क हो, घूंघट हो या हिजाब, उसे हटाने के लिए किसी भी इंसान को हाथ लगाने का कोई अधिकार नहीं है। गांधी जी का इतना डर क्यों लगता है सरकार को? यही तो बात है। और उसमें भी काफी सारी बातें अब अगर आप देखें तो जितने दिन थे वो भी कम कर दिए। एक तो देश में नौकरी नहीं है और जो भी आपको डेली एम्प्लॉयमेंट कुछ दे रही थी वो भी आप छीन रहे हो। और ये सब करके इन्होंने कब पास किया बिल? देर रात को। तो इतना डर है क्यों? उनतीस महानगर पालिका आने वाली है।
वो तो हम उसका तो जल्दी जाहिर करेंगे, लेकिन ये मैं समझता हूँ सिर्फ पार्टी के लिए प्रेस्टीज का इशू नहीं है। एक राज्य में चेक एंड बैलेंस भी होना जरूरी होता है। एक ही पार्टी के हाथ में अगर सरकार जाए तो दिल्ली जैसे हाल होते हैं। वहां केंद्र सरकार भी भाजपा की है, नगर निगम भी भाजपा के है, और पिछले साल जो राज्य की सरकार थी वो भी भाजपा की है। और जब भाजपा की सरकार बनती है तो वो कहते हैं ना, दलदल में ही कमल खिलता है, कीचड़ में ही कमल खिलता है। वो कीचड़ कैसे होता है वो आपने देखा है। आज अगर आप दिल्ली जाए तो उसी परिसर में आजू बाजू के सारे राज्यों में भाजपा है। जो पहले कहते थे कि नहीं वो स्टबल बर्निंग उस राज्य में होते हैं, वो किसान यहाँ से धुआं ये करते हैं, अभी तो सारे राज्य आप ही के हाथों में। तो आज भी एक ही और खराब क्यों है? आज भी वो प्रगति मैदान का टनल, उसको कोई हल नहीं है। काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो जिसका जवाब भाजपा देना नहीं चाहती, क्योंकि सारे के सारे स्तर सरकार के उन्हीं के हाथों में है। और मैं ये मानता हूं कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में चेक एंड बैलेंस होना जरूरी है। दूसरी बात, ये सिर्फ पार्टी के प्रेस्टीज का विषय नहीं है, बल्कि लोगों की जानों का विषय है, लोगों के जीवन के स्तर का विषय है। और अगर महानगर पालिका में या नगर निगम जो हम हिंदी में कहते हैं, वहां के महापौर अगर दूसरे पार्टी के हो तो कुछ ना कुछ आगे बात बढ़ सकती है। मुंबई के घाटकोपर पूर्व इलाके से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया। ये बीजेपी के विधायक पराग शाह का वीडियो है, जो अपने ही क्षेत्र के वल्लभ बाग लेन स्थित खाऊ गली इलाके में एक ऑटो रिक्शा चालक को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप यह है कि रिक्शा चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करता हुआ गलत दिशा में वाहन चला रहा था। बताया यह भी जा रहा है कि विधायक पराग शाह स्थानीय नागरिकों की शिकायतों के बाद इलाके का दौरा कर रहे थे। लोगों की शिकायत थी कि फुटपाथ पर अवैध रूप से कुर्सियां और बेंच लगाकर दुकानदारों और फेरी वालों ने कब्जा करके रखा है, जिससे पैदल चलना मुश्किल हो गया है। वहीं महात्मा गांधी मार्ग पर गलत दिशा में चल रहे वाहनों की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था भी लगातार बिगड़ रही थी। इसी निरीक्षण के दौरान एक रिक्शा चालक गलत दिशा में जाता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद विधायक पराग शाह ने कथित तौर पर अपना आपा खो दिया और चालक पर हाथ उठा दिया। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आते ही सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने इस मामले को लेकर बीजेपी विधायक को घेरते हुए कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का काम है, किसी जनप्रतिनिधि का नहीं। आरोप यह भी लगाया गया कि विधायक द्वारा कानून अपने हाथ में लेना लोकतंत्र और संविधान दोनों के खिलाफ है। इस मामले को लेकर शरद पवार की एनसीपी पार्टी के नेता और प्रवक्ता महेश तपासे ने इस घटना को सीधी गुंडागर्दी करार देते हुए मुंबई पुलिस से पूरे मामले की जांच की मांग की है। फिलहाल प्रशासन या ऑटो यूनियन की ओर से इस घटना पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। महाराष्ट्र में अभी पूरी तरह से गुंडा राज शुरू हो चुका है। विधायक भारतीय जनता पार्टी के रिक्शा वाले को थप्पड़ मारते हैं, पुलिस को थप्पड़ मारते हैं, कार्यकर्ता को थप्पड़ मारते हैं, नागरिकों को थप्पड़ मारते हैं। और इस प्रकार से जो महाराष्ट्र एक समय कानून के तहत चलता था, पूरी तरह से उस कानून को तोड़ पाड़ के अब यहाँ पे गुंडा राज भारतीय जनता पार्टी का शुरू हो चुका है। मेरी विनती है महाराष्ट्र के पुलिस दल से, मुंबई के पुलिस दल से, जिस प्रकार से विधायक पराग शाह का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, इसमें क्या सत्य है वो उसका जानकारी लेने के बाद अगर किसी प्रकार का दोष है तो उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। भाजपा के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पद संभालते ही पार्टी को साउथ में मजबूती दिलाने में जुट गए हैं। तमिलनाडु के बाद अब वो पुडुचेरी पहुंचे। यहां बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नितिन नबीन का स्वागत किया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पुडुचेरी की सड़कों पर नितिन नबीन का भव्य रोड शो निकाला गया, जहां कार्यकर्ता उन्हें चारों ओर से घेरे हुए नजर आए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नितिन नबीन को हाल ही में भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसी के बाद से सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा देंगे, और उसके तुरंत बाद जब उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया तो अब ये चर्चा भी तेज हो गई है कि क्या कुछ ही महीनों का वक्त बाकी रह गया है नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर औपचारिक भूमिका निभाने में या उनकी शपथ लेने में। फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद तमाम राज्यों का दौरा करते हुए वो नजर आ रहे हैं, जिसमें कई दक्षिण के राज्य भी मौजूद हैं। इन तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि वो पुडुचेरी पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। नागपुर शहर में हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक डॉक्टर को प्रेम जाल में फंसाकर 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने वाले संगठित गिरोह का क्राइम ब्रांच ने पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 4 महिलाओं समेत 6 आरोपी फरार है।
जानकारी की माने तो आरोपियों ने खुद को पुलिस अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार बताकर डॉक्टर को धमकाया कि अगर 2 करोड़ रुपए नहीं दिए गए तो वीडियो वायरल कर उन्हें झूठे गंभीर मामलों में फंसा दिया जाएगा। बदनामी के डर से डॉक्टर ने पहले ऑनलाइन और नकद मिलाकर तकरीबन 1,78,00,000 रुपए दिए। 18 दिसंबर 2025 को डॉक्टर ने नागपुर पुलिस से संपर्क किया। क्राइम ब्रांच ने सेंट्रल एवेन्यू रोड स्थित होटल दर्शन टावर में जाल बिछाया। रकम लेने पहुंचे अश्विन, नितिन और कुणाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। उनकी निशानदेही पर रितेश, आशीष और अविनाश को भी पकड़ा गया है। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां गंभीरता को देखते हुए 7 दिन की पुलिस हिरासत सुनाई गई है। सूत्रों की माने तो इस मामले में एक और राजनीतिक नेता पर भी कार्यवाही हो सकती है। जांच में खुलासा हुआ है कि गिरोह के सदस्य खुद को सामाजिक कार्यकर्ता, नेता और पत्रकार बताकर लोगों को हनी ट्रैप में फंसाते थे। आरोपी कुणाल एक बड़ी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ भी बताया जा रहा है, जबकि रविकांत एक यूट्यूब चैनल से जुड़ा पत्रकार है। उल्लेखनीय है कि इस तरह का मामला पहले गढ़चिरौली में भी सामने आ चुका है, जहां एक डॉक्टर से 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों के मोबाइल फोन, बैंक खाते और डिजिटल डेटा की गहन जांच कर रही है। पुलिस ने अपील की है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति इस गिरोह का शिकार हुआ तो बिना डर के सामने आए और पुलिस को जानकारी दे। पुलिस स्टेशन में कंप्लेनेंट के एफआईआर रजिस्टर की है। उसमें जो फिरौती मांगी गई, लगभग 2 करोड़ की फिरौती और संबंधित कंप्लेनेंट को मांगी थी। और कल जो हमारे क्राइम की टीम है, माननीय सीपी सर के डायरेक्शन के ऊपर उन्होंने काम किया और उनके ट्रैप पे लगभग 7 लोगों को कल अरेस्ट हुआ है। और 7 लोगों को 4 दिन की पीसीआर भी मिली हुई, आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें लगभग 13 आरोपी निष्पन्न हुआ है। उसमें 3 महिला आरोपी है, इसमें एक लेडीज पत्रकार है, एक जेंट्स पत्रकार है, उसको भी अरेस्ट किए गए है। और एक कुणाल पुरी करके एक राष्ट्रीय पक्ष का एक युवा कार्यकर्ता का काम करता था, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। वो आगे कौन इसमें इन्वॉल्व है, इसके हमें इन्वेस्टिगेशन जारी है और भी आरोपी इसमें अरेस्ट हो सकते हैं। सर, जो पैसों की मांग थी वो किस तरह से किया गया था? ऑनलाइन पैसे वसूल किए, इस तरह की जानकारी है? कितने की डिमांड थी और कितना लिया गया था? उसमें उनको जो वीडियो क्लिप निकाली थी उसके ऊपर वो उनको एक्सटॉर्शन कर रहे थे कंप्लेनेंट को, और लगभग कंप्लेनेंट ने उनको 2 लाख रुपए दे दिए। कुछ फोन पे पे ट्रांजैक्शन हुआ है, कुछ एटीएम से कैश विड्रॉ करके उनको दी गई है। ऐसे सब इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। आगे भी कोई जो बाकी आरोपी 6 बाकी आरोपी है वो भी निष्पन्न हुए हैं, उनको जल्दी से जल्दी हम अरेस्ट करेंगे। सर, पत्रकार का नाम क्या है? सामाजिक जो संगठन से कार्यकर्ता जो बता रहे हैं उसका नाम क्या वो जो है, जो कार्यकर्ता है एक पार्टी का, वो कुणाल पुरी करके है, और जो पत्रकार है वो रविकांत कांबड़े करके एक पत्रकार है। सर, संगठित गिरोह है, इससे पहले भी शहर में कुछ इस तरह से घटना किया है क्या? कुछ जानकारी उसके बारे में अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं मिले, वो कंप्लेनेंट कोई सामने नहीं आया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जरूर पता चलेगा इन लोगों ने और किसी को ऐसा सेक्सटॉर्शन में फंसाया है क्या, उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर कन्नूर से। कन्नूर के थलासेरी में एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट में भयानक आग लग गई। ये आग कडिक्कल इंडस्ट्रियल एस्टेट में लगी है। अधिकारियों का कहना है कि घटना के समय इमारत के अंदर कोई भी कामगार मौजूद नहीं था, इसलिए ज्यादा किसी को जनहानि नहीं हुई। थलसेरी, माहे और पनूर की फायर और रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू में लिया। खबरें हैं कि गैस सिलेंडर गोदाम में रखे गए, जिससे आग की तीव्रता को लेकर चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। कर्मचारियों ने आग फैलते देख परिसर को खाली कराने में कामयाबी पाई है। खबर मुंबई से। पृथ्वीराज चव्हाण ने पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 7 मई को हुई करीब आधे घंटे की हवाई झड़प में भारतीय विमान उड़ान भरने की हालत में नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से उन्हें गिराए जाने का खतरा था। अब इसको लेकर, इस पूरे दावे को लेकर कहीं ना कहीं जो बीजेपी है उसने कांग्रेस का विरोध किया है, पृथ्वीराज चव्हाण का विरोध किया है और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी के साथ साथ पोस्टर्स पर जूतों से पिटाई और कालिख पोतते हुए दिखाई दिए हैं बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता। जोरदार प्रदर्शन के दौरान देखिए पोस्टर को जूतों से पीटा गया है, जो तस्वीरें फिलहाल आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। इससे जुड़े कुछ बयान भी सामने आए, सुनाते हैं आपको। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने भारतीय सेना का अपमान करने वाला और साथ में हम सभी के श्रद्धास्थान माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में
घिनौने आरोप लगाने का प्रयास किया था और उसका निषेध करने के लिए आज हमने पृथ्वीराज चव्हाण के प्रतिमा को जोड़े मारो आंदोलन का कार्यक्रम कांदिवली पूर्व विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया, क्योंकि भारत के सेना ने 1 घंटे में शरणागति पत्करी, पराजय हो गया। एपिस्टेन फाइल खुलने के बाद उसमें ऐसे नाम आएंगे कि देश में सत्ता पालट हो जाएगा। इस प्रकार के बेबुनियाद जिन्होंने आरोप उन्होंने किए थे और इसके लिए उनके खिलाफ हमने ये आंदोलन किया। उन्होंने माफी मांगना चाहिए पूरे देश की, ये हमारी मांग है। नहीं तो जहां जहां पृथ्वीराज चव्हाण जाएंगे वहां उनका मुंह काला करने का। बिहार के दरभंगा में विश्व हिंदू परिषद और अलग अलग हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हाल ही में दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने भट्टी चौक से लोहिया चौक तक विरोध मार्च निकाला और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के झंडे को सड़क पर घसीटते हुए अपना विरोध दर्ज कराया है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मगर वहां की सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार से मांग की है कि अपनी चुप्पी तोड़े और बांग्लादेश सरकार को इस मुद्दे पर कड़ा और माकूल जवाब दे। साथ ही बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में हो रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा के लिए ठोस पहल करने की भी मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों ने भारतीय हिंदुओं से अपील की है कि जागरूक हो जाइए। अगर समय रहते एकजुट होकर आवाज नहीं उठाई गई तो भविष्य में बांग्लादेश जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है। विरोध मार्च शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। अंदर खून है और सबका खून खोलता है। जो हिंदू घर में बैठे हम उनसे ये कहना चाहते हैं, अगर ये बात तुम्हारे घर पे आएगी तब तुम किसके पास जाओगे? अगर आज नहीं तुम साथ आके लड़ोगे तो कल तुम्हारे साथ होगा तो तुम क्या करोगे? इसलिए जब हर किसी हिंदू पे भी अत्याचार होता है तो हर हिंदू समाज को साथ मिलकर लड़ना चाहिए। हम यही चाहते हैं, जो सरकार अगर यहाँ पे जब देश का ये देश विभाजन हुआ, अगर यहाँ पे हिंदू धर्म जो है इसको यहाँ पे रखा गया और दूसरे धर्म वाले को दूसरा जगह दिया गया, अखंड भारत को बात के दूसरे धर्म को अलग किया गया, तो यहाँ पे फिर दूसरे धर्म क्यों है? यहाँ पे दूसरे धर्म वाले को भी दूसरे जगह जाना चाहिए। जब उनको पाकिस्तान पूरा का पूरा बना के दे दिया गया तो हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तान हिंदुओं का है और हिंदू का ही रहेगा। हम ये चाहते हैं, सरकार से गुजारिश करते हैं, हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं जो कि दूसरे कंट्री में रहते हैं उन्हें हिंदुस्तान वापस बुलाया जाए और हिंदुस्तान में जितने भी हिंदू धर्म के विरोधी हैं सबको हिंदुस्तान से बाहर भेजाया जाए। हम सरकार से ये विनती करते हैं। को झिंझोड़ता है और हिंदुओं को ठेस पहुंचाता है। मैं प्रेस के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद के समस्त कार्यकर्ता के तरफ से इस विषय का मैं घोर निंदा करता हूं कि हमारे हिंदुओं को निर्मम हत्या किया जाता है और उसको मार के जलाया जाता है। ये बहुत दुख भरी घटना है। और अभी सबसे बड़ी बात तो अभी ये है कि अभी ह्यूमन राइट्स वाले चुप क्यों है? अभी क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? हिंदुओं की मृत्यु पर, हिंदुओं की निर्मम हत्या पर, हिंदू माता बहनों के रेप पर कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन वही किसी दूसरे लोगों के साथ होगा तो सब का सब रोड पे आएगा। और दुख का बात यह है कि हमारे हिंदू समाज कितना निर्दय हो गया है कि ऐसी घटना भी हुई है और अपने घर में बैठा हुआ है। एक एक हिंदू समाज को रोड पर उतरना चाहिए था, परंतु दुख की बात है ऐसे हिंदू समाज जो अपने अपने घर में है। यह चिंगारी आज लगी है, यह 16 बन के बांग्लादेश और पाकिस्तान तक जाएगा। ये मेरी खुली चुनौती है। आज हम लोग इस घटना का विरोध प्रकट कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय झंडा उसका मैं वध करूंगा, आज जलाकर इसका हनन करूंगा। राजीव प्रकाश मधुकर, विश्व हिंदू परिषद 100 जिला मंत्री दरभंगा। मानवता को झकझोर देने वाली एक बेहद दुखद और शर्मनाक घटना सामने आई है जिससे प्रशासन की भी पोल खुल गई है। बताया जा रहा है कि चाईबासा के नोवा मुंडी प्रखंड के बलजोड़ी गांव निवासी डिम्बा चतोम्बा को अपने 4 महीने के मासूम बच्चे का शव ले जाने के लिए सदर अस्पताल चाईबासा में एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुई। मजबूरन पिता ने एक बच्चे के शव को थैले में रखकर बस के माध्यम से घर ले जाने का दर्दनाक फैसला किया।
प्राप्त जानकारी की माने तो बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल चाईबासा लेकर पहुंचे थे, जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने शव को गांव ले जाने के लिए अस्पताल प्रबंधन से एम्बुलेंस की मांग की, मगर घंटों इंतजार के बावजूद कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि गरीब और असहाय पिता डिम्बा चतुम्बा के पास निजी वाहन की व्यवस्था करने का भी साधन नहीं था। आखिरकार प्रशासनिक संवेदनहीनता और स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही से टूट चुके परिजन बच्चे के शव को एक थैले में रखकर बस से बालजोड़ी गांव ले जाने को मजबूर हो गए। इस हृदय विदारक घटना ने एक बार फिर से सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था और एम्बुलेंस सेवा की पोल खोल दी है। सवाल ये उठता है कि जब सरकार गरीबों के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के दावे करती है, तो फिर ऐसे हालात क्यों बनते हैं? यह घटना न केवल प्रशासनिक लापरवाही का उदाहरण है, बल्कि समाज को झकझोरने वाली सच्चाई है, जहां एक पिता को अपने मासूम बच्चे की अंतिम यात्रा भी सम्मान के साथ नसीब नहीं हो पाई। पिता के पास ना फोन है ना पैसा है, तो सिस्टर लोगों ने अपने मरीज के अटेंडेंट लोगों ने भी उसको पैसा जमा करके दिया और हम लोगों ने 100 वाहन के लिए पूछा। तो जो हमारे ज़िले में अभी कार्यशील 100 वाहन बिरसा युवा सेवा समिति द्वारा जो है सप्लाई, उसी को पता लगाया तो वो उस वक्त मनोहरपुर में था। उसने कहा कि हमको आने में करीबन 2 घंटा लगेगा। हम लोगों ने पेशेंट के पिता को बोला कि आप इंतज़ार कीजिए, आपको पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन उसी बीच वो निकल गया और जिसकी जानकारी हमारे वार्ड के सिस्टर को या फिर किसी को नहीं हो पाई और वो वहाँ से निकल गया। थैला में लेके गया, वो तो गंभीर बात है, लेकिन बच्चा छोटा ही बच्चा था, 3-3.5 किलो का, और मृत्यु हो गया था हमारे अस्पताल में। सर अभी देखा गया है क्या स्थिति, क्या निकल के आ रहा है? सोशल मीडिया में था, उसमें उसी के क्रम में अभी जांच के लिए आए हुए थे सदर हॉस्पिटल। जो इलाज के दौरान जो बच्चे की मृत्यु हुई है उसके बाद की जो घटना है वो निश्चित तौर पे बड़ा दुखद है, और उसी के क्रम में जो जांच के लिए आया और एक रिपोर्ट बनेगी उसको उपायुक्त महोदय को समर्पित करें। अभी तक क्या स्थिति स्पष्ट हो पाई है? देखिए स्थिति यही है कि प्रयास तो किया गया था, क्योंकि होम महासभा के पास जो मुख्य वाहन था उनको भी खबर दिया गया था, लेकिन वो मनोहरपुर में था, उसके आने में थोड़ी विलम्ब हुई और इस दौरान ही ये लोग जो है लेके बच्चे को कैसे निकले, तो अब थोड़ा सा और जांच की आवश्यकता पड़ेगी। 18 तारीख को बच्चे के ख़राब हालत थी, उसको लेके आए थे और यहाँ पीडियाट्रिक वार्ड में उसको भर्ती किया गया था और ब्लड टेस्ट वगैरह भी कराया गया, जिसमें मलेरिया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। We'll be right back.